आज हम पढ़ेंगे फोर्जरी के बारे में, जो अपना चैप्टर है सेक्शन 463 से लेकर 477 ए तक। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 463, जिसके अंदर परिभाषा दे रखी है कूट रचना की, कि कूट रचना क्या है, फोर्जरी क्या है। फोर्जरी मतलब जालसाजी कह दो, इसे कूट रचना कह दो, या फिर ये फोर्जरी कह दो, इंग्लिश के अंदर कहते हैं। तो फोर्जरी मतलब क्या है कि किसी भी चीज का फोर्ज करना। फोर्ज आ गया तो फोर्ज का मतलब क्या होता है? फोर्ज का मतलब क्या होता है कि टू कॉपी समथिंग इलीगली, मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी कॉपी बना रहे हैं जो कि इलीगल है। अब इलीगल शब्द जैसे आता है तो इलीगल भी हमने पढ़ रखा है अपने आईपीसी के अंदर, सेक्शन 43 के अंदर इलीगल यानी कि अवैध की परिभाषा दे रखी है। सेक्शन 43 में अवैध मतलब ऐसा, अवैध के बारे में ये बताया गया कि ऐसा काम जो कि कानूनन प्रतिबंध किया गया, ऐसा काम कोई कर रहा है। तो कोई इलीगल काम जिसकी कॉपी अगर कर रहा है तो वो क्या है, फोर्जरी के अंतर्गत आता है। अब फोर्जरी के अंदर क्या क्या चीज है, किस किस चीजों की हम फोर्ज कर सकते हैं, किस किस की कॉपी इसके अंदर की जाती है। या तो क्या करेंगे, जैसे किसी व्यक्ति के सिग्नेचर है उनकी कॉपी कर ली, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट की कॉपी बना ली, या फिर इससे अलग जैसे भी हम देखते हैं कोई बैंक नोट है, बैंक नोटों के भी जैसे कि उसकी कॉपी हो जाती है, कॉपी बना लेते हैं, सेम पता भी नहीं चलता, तो उसकी भी कॉपी हो सकती है। या फिर किसी का आर्ट्स वगैरह जैसे भी कोई चीज ऐसी है उनकी, जिनकी कॉपी करना नहीं होता उनकी कॉपी कोई करता है, तो ये चीज क्या आता है, फोर्जरी के अंतर्गत आता है। तो 463 जो सेक्शन है ये क्या कहती है फोर्जरी के अंदर, मतलब जो कोई व्यक्ति किसी मिथ्या दस्तावेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को, अब मिथ्या दस्तावेज आएगा अपनी जो सेक्शन अगली पढ़ेंगे हम सेक्शन 464, उसके अंदर मिथ्या दस्तावेज की परिभाषा दी गई है कि मिथ्या दस्तावेज कैसे तैयार होता है। तो इसके अंदर ये कूट रचना में कहता है कि कोई व्यक्ति को जो कोई मिथ्या दस्तावेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को इस आशय से तैयार करता है, मतलब इस आशय से तैयार करता है कि जिससे किसी व्यक्ति को क्षति की जा सके, या फिर उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जा सके, या फिर वो व्यक्ति क्या है किसी ऐसे दावे को, मतलब ऐसा कोई दावा कर सके कोई चीज के ऊपर कि ये चीज मेरी है, या फिर किसी व्यक्ति को क्या है उसके पास जो संपत्ति है उससे उसको अलग कर सके, ऐसा कुछ तैयार कर दे, या फिर उसके साथ किसी भी प्रकार का छल कर सके, या फिर छल करने की कोशिश कर सके, मतलब छल होने की क्या संभावना हो सके। तो ये जो अगर काम जिसके अंतर्गत हो गए, ऐसे किसी व्यक्ति का ऐसा कोई आशय होगा, तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या है कि कूट रचना की है। और कूट रचना का दंड हमने हमारे जैसे आगे पढ़ेंगे तो सेक्शन 465 के अंदर कूट रचना का दंड दिया गया है। उससे अलग थोड़ा इसके अलग अलग भी वेरिएंट बनाए हैं कि इस सेक्शन के हिसाब से कि किस चीज की अगर कूट रचना की गई है तो उससे अलग अलग हिसाब से डिवाइड करके अलग अलग सजा दी गई है। तो ये तो हो गई अपनी सेक्शन 463 इसके अंदर कूट रचना की परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 464, जिसके अब सेक्शन 464 में क्या है, मिथ्या दस्तावेज रचना, इसकी परिभाषा दी गई कि मिथ्या दस्तावेज क्या है। मिथ्या दस्तावेज क्या है, मतलब उस व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा कि वो व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज रचता है जो ये निम्न काम करता है। इसमें ए, बी और सी ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है कि इन कामों में से कोई सा भी काम अगर वो व्यक्ति कर रहा है, या इस तरीके से वो जो डॉक्यूमेंट अगर वो तैयार कर रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट क्या है, मिथ्या डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएगा। तो पहला क्या है कि कोई व्यक्ति क्या है, बेईमानी और कपटपूर्ण आशय से। अब यहाँ पे क्या है, शब्द आ गया बेईमानी से। अब बेईमानी से आते ही अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि सेक्शन बेईमानी से वाली सेक्शन 24 की बात कर रहा है। ये सेक्शन 24 के अंदर जो परिभाषा दी गई है बेईमानी से की, वो परिभाषा यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब किसी व्यक्ति को सैदोष हानि या फिर सैदोष लाभ करने के आशय से, या फिर कपटपूर्ण आशय से, मतलब किसी व्यक्ति को धोखा देने के आशय से वो काम करे, जो सेक्शन 25 में कहा गया है। तो कोई व्यक्ति जो किसी बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से काम क्या करता है कि कोई भी किसी भी दस्तावेज को या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को मैक्स साइन एंड एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट और ए पार्ट, मतलब किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है या उसका अभिलेख है, चाहे वो पूरा रचे या फिर वो उसका कोई पार्ट हो, उसके किसी पार्ट को क्या है बनाता है, उसके ऊपर उसके किसी प्रकार हस्ताक्षरित करता है या फिर उसे एग्जीक्यूट करता है, पारित करता है, तो वो काम अगर करेगा तो वो क्या है, मिथ्या दस्तावेज तैयार करता है। दूसरा इसके अंदर क्या कहा गया कि मैक्स और ट्रांसमिट, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या फिर दस्तावेज को तैयार करता है और उसे प्रसारित करता है। तीसरा इसके अंदर ये बताया गया है कि अफिक्स एनी साइन ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब जो किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की स्टैंप या मुहर लगाता है जो कि फर्जी तैयार कर रहा है, तो वो भी मिथ्या दस्तावेज के अंतर्गत आएगा। चौथा इसमें यह बताया गया कि मैक्स एनी मार्क्स टू ऑथेंटिसिटी ऑफ द साइन, मतलब जो
चिन्ह है जो लगाया हुआ है उसके ऊपर, जो चिन्ह जो स्टैंप वगैरह लगी हुई है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी के लिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार के साइन अगर वो करवाता है जो कि जेन्युइन नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वो क्या है, मिथ्या दस्तावेज तैयार करता है। ये चार चीजें तो ये होती है। उसके बाद ये इसका दूसरा पॉइंट ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या किसी जो या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है कि किसी भी भाग में कोई परिवर्तन कर देता है, जैसे कोई नॉर्मली भी परिवर्तन कर दे तो क्या है कि उससे क्या है, उससे पूरा परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हमने पिक्चर देखी थी थ्री इडियट में क्या है, आमिर खान जो एक वो जो भाषण देता है उसके अंदर क्या नाम था उसका, वो मेरे नाम ध्यान भी नहीं रहा, उसमें क्या है कि वो चमत्कार की जगह वो शब्द जोड़ देता है, बलात्कार कर देता है, तो उससे क्या है उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इस प्रकार किसी भी प्रकार का अगर उसके अंदर परिवर्तन करेगा तो। तीसरी बात इसके अंदर क्या कहता है, पागल या मत्ता, मतलब क्या है इसके अंदर कि को जो व्यक्ति है जो ये डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है उस चीज को इस बात का ज्ञान है कि जो व्यक्ति जिससे उसके ऊपर जिसको ये ऑथेंटिसिटी उसकी करनी है या उसके ऊपर किसी प्रकार का सिग्नेचर करना है, वो व्यक्ति उस समय ऐसी हालात में नहीं है कि वो जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसकी क्या प्रकृति है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं सकता। उसके बावजूद भी वो क्या है उससे उसे किसी भी प्रकार का साइन करवा लेता है, तो वो क्या दस्तावेज के अंतर्गत आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल स्वरूप लें तो जैसे कि कोई रीडर है, ऑफिसर्स का रीडर है, वो क्या करता है कि उसके ऊपर स्टैंप लगाई अफसर की, अपने आप ही उसने क्या करा, खुद के साइन करके उसको चलता कर दिया, तो वो क्या है, वो मिथ्या दस्तावेज होगा, क्योंकि उसके अंदर जो साइन है और जो स्टैंप है वो उसका उसने मिसयूज किया था। दूसरा इसके अंदर जैसे कि क्या है, स्टैंप वगैरह है कि वो यूज कर ले या फिर साइन इस प्रकार से करवा ले उस अफसर से, जिस अफसर को इस पे साइन करे हैं उसे पता ही नहीं चला, जैसे कि कई सारे डॉक्यूमेंट थे उसके बीच में कागज लगाया उसे साइन करवा दिया, क्योंकि रूटीन के अंदर भी ऐसा हो जाता है, बहुत सारे सिग्नेचर करते हैं तो उसके अंदर ऐसे सिग्नेचर कर भी देते हैं। और इसके अंदर क्या है, कई प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं तो जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी को शपथ पत्र दिया कि भाई ये 10,000 रुपए का शपथ पत्र है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये शपथ पत्र लेके जाना, तुम्हें जो फलाना नामा का कोई व्यक्ति है, जैसे कि ए ने दिया बी को कि तुम ये लेके सी के पास चले जाना, वो तुम्हें क्या है इससे इसकी बाबत तुझे 10,000 रुपए दे देगा। अब वो क्या करता है, ए जो 10,000 रुपए का शपथ पत्र उससे लिया था उसके अंदर एक जीरो और लगा देता है। अब एक जीरो और लगा दिया तो वो संख्या वो क्या है 1,00,000 हो गई, और अब उससे क्या है कि जो सी से उससे जो पेमेंट लेना है था इसलिए वो लगा रहा है कि सी इस पे विश्वास कर ले कि ये जो शपथ पत्र है बी ने ही दिया है, उसने ही इस पे 1,00,000 रुपए लिखे थे, नहीं कि उसने 10,000 रुपए लिखे थे। इस आशय से क्या उसके वो छल करने के आशय से क्या है वो ऐसा करता है, तो वो क्या है कूट रचना करता है यहाँ पे। और उसका एग्जाम्पल जैसे कि और लें तो जैसे कि कोई नौकर है, जो नौकर है नौकर क्या करता है कि अपने जो मालिक है उस मालिक की क्या है चेकबुक जो होती है उस चेकबुक को चोरी कर लेता है। अब चोरी करने के बाद उस चेकबुक के अंदर अमाउंट भर के और उसमें जो मालिक के सिग्नेचर है वो कॉपी करता है, मालिक की सिग्नेचर खुद ही करके बैंक जाता है, पैसे निकलवाता है, पैसे निकाल देता है। तो अब यहाँ नौकर ने क्या अपराध किया, नौकर का कई सेक्शन इसके अंदर एप्लीकेबल होगी जो अपने इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो नौकर ने क्या किया, चोरी की है, नंबर 1 मालिक की संपत्ति की, तो मूल्यवान प्रतिभूति थी उसकी चेक की, उसको उसने चोरी किया, तो सेक्शन 381 जो अपनी आईपीसी की चोरी वाली जो सेक्शन है वो उस नौकर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद उसका आशय क्या था, मालिक के साथ उसने क्या करा, छल करा है, छल करने के आशय से मालिक से तो छल कर दिया उसने, साथ में उसने क्या है उससे पैसे भी निकलवा लिए, तो सेक्शन उसके साथ एक तो प्रतिरूपण कर दिया उसने, मालिक के जो साइन खुद कर रहा है तो मालिक का उसने प्रतिरूपण कर लिया, सेक्शन 490 भी लग जाएगी। उसके साथ उसने पैसे भी निकलवा लिए प्रवंचना के द्वारा, मतलब उसको विश्वास दिला के बैंक वाले को कि ये उसकी मालिक की साइन होंगे, तो उसने उसके ऊपर सेक्शन 460 मतलब 420 भी लग जाएगी, 420 भी। इससे अलग क्या होगी हम इसमें आगे भी पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर में सेक्शन 460 जो 8 है 468 क्या कहती है कि छल करने के आशय से किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को जो कूट रचना अगर करेगा तो सेक्शन 468 लगती है, तो उसने छल कराया वो भी हो गया, उसमें 468 भी लग जाएगी, इसके साथ 467 भी लगेगी। 467 क्या कहती है कि मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना करना, तो 467 भी लग जाएगी। 471 भी एप्लीकेबल होगी क्योंकि 461 क्या कहती है कि जो मूल्यवान प्रतिभूति है जो कि उसे पता है कि ये कूटरचित है उसके बावजूद भी क्या है उसको असली के रूप में उपयोग कर रहा है, वहाँ पे क्या है उस जो नौकर है उसको पता है कि ये जो चेक है उसके साइन है ये सारा कुछ फर्जी है, उसके बावजूद उसने असली के रूप में बैंक में यूज किया, तो उस पेपर 471 भी एप्लीकेबल होगी। इस प्रकार क्या है उसमें कई सेक्शन एप्लीकेबल हो जाती है एक साथ ही।
इससे अलग और भी कूट रचना के बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर, जैसे कि नॉर्मल भी कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मतलब एक वर्ड को भी चेंज किया उससे भी क्या हो जाता है कि बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम विल की बात करें तो विल के अंदर जैसे भी कोई व्यक्ति है उसने अपनी विल लिखी, विल लिखते टाइम क्या करा कि उसने ये लिख दिया कि भाई उसके जैसे 3 पुत्र थे, कोई भी नाम ले लिए A B C जो भी 3 पुत्र थे, उसने कर दिया कि मैं निवेश करता हूँ, विल में जैसे लिखा जाता है कि मेरे बाद ये जो प्रॉपर्टी है इसके जो मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे तीनों मतलब प्रॉपर्टी A B और C में बराबर बराबर बांट दी जाए। अब उसमें से तीनों में से एक क्या करता है, चीट करता है इसमें, वो क्या करता है कि जैसे A करता है, A क्या करता है उसमें से एक का नाम हटा देता है, चाहे B का हटा दे C का हटा दे, उसके बाद क्या बन जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ए और बी के अंदर सी का नाम हटा दिया मान लो, तो ए और बी के अंदर बराबर बराबर बांट दी जाए। तो उसने क्या करा, उससे छल करने के आशय से उसने क्या कर दिया, उसमें से एक खाली एक ही वर्ड को घुसा था, लेकिन उससे क्या है विल से उसको नुकसान कारित कर रहा है वो सी को। तो ये भी कूट रचना के अंतर्गत ही आता है। इसी विल में जैसे और भी बात कर लें, जैसे कि विल कई बार जैसे कि इसने खुद लिखी थी इसने तो उसने उसे, या फिर कई बार क्या है कि व्यक्ति दूसरे से विल लिखवाता है। अब विल लिखवाते टाइम वो बोलता है कि हाँ ऐसा ऐसा लिख दो, वो क्या करता है कि उसमें जैसे कि विल में लिख दिया कि ए और बी का नाम लिखना है, जो व्यक्ति लिख रहा है वो ए और बी का नहीं लिख के ए और सी का लिख देता है। मतलब जो व्यक्ति वो नाम बोल रहा है उसकी बजाय दूसरा नाम उसने डाल दिया, और उसके बाद तैयार होने के बाद उसे कहता है कि ये जो विल है मैंने जैसे आपने बोला था उसी के मुताबिक तैयार करी है। लेकिन वो बल्कि वो तैयार नहीं थी, वैसे तैयार नहीं करी थी उसने, और उस बात का उसे पता भी था, उसने जानबूझ के ऐसा किया और उससे उसके साइन करवा लेता है। तो वो भी क्या है, कूट रचना के अंतर्गत आएगा। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, और एग्जांपल आप देख सकते हैं बाकी, लेकिन इतना। अब इसकी दंड के बारे में बात करें तो सेक्शन है 465 सेक्शन में कूट रचना का दंड दिया गया है। इसमें अंदर क्या है, जो सेक्शन जो 465 है ये कब, जैसे ही मतलब कूट रचना हो गई, कोई डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, उसी समय ये एप्लीकेबल हो जाती है। कोई जरूरी नहीं कि बाकी कोई और किसी भी काम का अगर उसका यूज किस लिए कर रहा है, किस आशय से उसने बनाया, वो सारे आशय अगर आएंगे तो उसके साथ और सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी। किस प्रकार का था, न्यायालय का अभिलेख था, मूल्यवान प्रतिभूति थी, छल के लिए था, किस आशय से बनाया, तो वो है, वो सारी सेक्शन क्या है इसमें अलग अलग डिफाइन कर रखी है। लेकिन ये सेक्शन क्या है कि कोई भी अगर जो कूट रचित कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास पाया जाता है, जैसे कि नकली लाइसेंस मिल गया उसके पास, नकली पासपोर्ट बना रखा है, या फिर नकली मार्कशीट बना रखी है, और कोई भी इसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट है जो उसके पास पाया जाता है, तो तब ये सेक्शन अप्लाई हो जाती है, और उसके अंदर 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसके अंदर एक चीज और भी नोट करने वाली है, किसी व्यक्ति के पास जैसे कि मेरे पास ही लाइसेंस मिल जाता है फर्जी, अब वो क्या है कि उसके बाद में जैसे पता चलता है इंक्वायरी करने से कि वो जो लाइसेंस है, हालांकि मैंने नहीं बनवाया था, मुझे पता ही नहीं था उस बारे में कि वो लाइसेंस रियल में फर्जी है, मैं तो उसे जेन्युइन मान के अपने पास रखे हुआ था, तो मेरा वो जो काम है वो अपराध नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ही पता चलेगा कि वो जो लाइसेंस है किसने बनाया था, कहाँ से बना था, उसने कहाँ से बनाया, उसकी प्रिंटिंग प्रेस क्या है, कैसे कैसे उसने किस तरीके से वो काम किया, तो वो जो है जिसने ये काम किया था वो क्या है उसके अपराध के अंतर्गत आ जाएगा, और वो जो सेक्शन जो उसके काम उसने किया है वो सारी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो 465 सेक्शन के अंदर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये खाली तभी अप्लाई होती है जब कुछ और काम नहीं होता उस कागज से। अब है सेक्शन 466। सेक्शन 466 कहती है कि न्यायालय के अभिलेख या फिर लोक रजिस्टर है उसकी कोई कूट रचना अगर करेगा तो उसका जो दंड है 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, और फाइन। जैसे हमने जो एग्जाम्पल इसमें पढ़ा था, जो नौकर वाला, उसने क्या है कि अपने मालिक का जो अपना चेक चुरा के उसने साइन कर लिए थे और उससे उसने पैसे निकलवा लिए, तो वो क्या है मूल्यवान प्रतिभूति वाला आ जाएगा, वो सेक्शन 467 के अंदर जाता है नौकर वाला। तो न्यायालय के वाला इसके अंदर करेगा 7 साल की सजा। सेक्शन 467 कहती है कि मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना, तो अगर मूल्यवान प्रतिभूति में किसी प्रकार की कूट रचना कोई करेगा तो उसमें 10 साल तक की सजा है और जुर्माना है। क्योंकि सेक्शन में वैसे ये नॉर्मली समझने वाली, इसमें कोई ज्यादा चीज और समझाने वाली कोई नई बात तो है नहीं, तो मैं जनरली इसी बता रहा हूँ। तो नौकर जो था वो सेक्शन 467 के अंदर आएगा। अब है सेक्शन 468, उसमें क्या कहता है, छल करने से के प्रयोजन से कूट रचना अगर कर रहा है तो ये सेक्शन भी उसमें एप्लीकेबल होगी, सेक्शन 468, क्योंकि उसका आशय क्या था कि उससे किसी को छल कर रहा है, वो सेक्शन उस पर 420 419 भी एप्लीकेबल हो रही थी उसने, कि उसको चीट करके उसने पैसे भी निकलवा लिए थे, तो ये सेक्शन भी उसके साथ एप्लीकेबल हो जाएगी। इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ये सेक्शन 4 होगी। अब लेते हैं अगले सेक्शन को। अब है सेक्शन 469। 469 सेक्शन क्या कहती है कि किसी को ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना, मतलब कोई व्यक्ति इस आशय से किसी की डॉक्यूमेंट की या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना इसलिए कर रहा है कि किसी व्यक्ति की जो रेपुटेशन है उसको हानि हो, या फिर उस डॉक्यूमेंट का उपयोग हो उसकी हानि को पहुंचाने के लिए, तो उस प्रकार की कोई कूट रचना करेगा तो उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब है सेक्शन 470। सेक्शन 470 में
कूट रचित की परिभाषा दी गई। मतलब कूट रचित क्या है? कूट रचित का मतलब कैसा है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, दस्तावेज जिसकी चाहे पूरा ही वो या तो वो पूरा का पूरा ही फर्जी तैयार किया हुआ है या उसमें कुछ माइनर सा चेंजमेंट किया हुआ है, अगर चाहे पूरा किया हो चाहे थोड़ा किया हो, वो जो डॉक्यूमेंट है वो कूट रचित कहलाएगा। ये है कूट रचित की परिभाषा। अब सेक्शन 471 कहती है कि कूट रचित को अगर असली के रूप में अगर प्रयोग लाना, तो सेक्शन 471 मतलब जैसे कि कूट रचित जो हम एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे कि नौकर ने मालिक का जो चेक चोरी किया, तो उसने क्या है वो चेक पे उससे जो साइन है वो कूट रचित है, बल्कि उसको क्या है उसने असली के रूप में प्रयोग लिया, उससे पैसे भी निकलवाए, सारे काम करे, तो वो भी सेक्शन इसके साथ एप्लीकेबल होगी। सजा इसके अंदर सेम वही है जो सेक्शन हमने 465 के अंदर पढ़ी थी, जो कूट रचना का दंड होता है वही, जो असली के रूप में उपयोग लेगा तो ये भी उसके साथ है, इसमें भी वही सजा का प्रावधान है। तो ये होगी सेक्शन 469, 70 और 71। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 471, 72। अब सेक्शन 472, तो 472 सेक्शन क्या कहती है कि जो सेक्शन 467 में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर सेक्शन 467 में हमने क्या पढ़ा था कि जो मूल्यवान प्रतिभूति है इसकी, इन चीजों की, दस्तावेजों की क्या है कूट रचना करना। तो जो मूल्यवान प्रतिभूति इत्यादि की क्या है कूट रचना करने के आशय से कोई कूटकृत मुद्रा आदि को बनाना या फिर अपने कब्जे में रखना। तो वो जो 400 सेक्शन 67 के अंदर जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं उनको तैयार करने के लिए कोई मुद्रा वगैरह की इसकी जो जरूरत पड़ती है, उनको या तो अपने कब्जे में रख रहा है या फिर उन मुद्राओं वगैरह को बनाता है, तो वो सेक्शन 472 के अंदर अपराध बनेगा। इसके अंदर आजीवन कारावास या फिर दोनों में से किसी भांति का कारावास 10 साल तक का और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आगे सेक्शन 473, सेक्शन 473 ने क्या कहता है, सबक जोड़ दिया एक अन्यथा। अन्यथा मतलब सेक्शन 467 को छोड़ के इससे अलग जो भी सारी सेक्शनों के अंदर बता रखा है और जो भी सारे डॉक्यूमेंट है उनको तैयार करने के लिए किसी भी प्रकार की कूटकृत मुद्रा बनाना या फिर उसे कब्जे में रखेगा कोई, तो वो सेक्शन 473 के अंदर जाएगा। इसके अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब है सेक्शन 474। सेक्शन 474 क्या कहती है, इसमें अंदर भी बताया गया कि सेक्शन 467 और 468 दोनों जो सेक्शन है इनके दस्तावेजों को कूटकृत, इनके कोई भी जो दस्तावेज हैं वो कूटकृत हैं, ये बात वो जानता है कि ये डॉक्यूमेंट कूटरचित हैं, उसके बावजूद भी उनको इसलिए अपने पास में रखे हुए हैं कि उसको असली के रूप में उसे प्रयोग में लेना है। तो अगर ऐसा करेगा तो अगर वो डॉक्यूमेंट सेक्शन 466 के अंतर्गत आने वाले हैं तो उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, और वो डॉक्यूमेंट अगर सेक्शन 467 के अंतर्गत आएंगे तो उसमें आजीवन कारावास 10 साल या और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब लेते हैं अगली सेक्शन को। अब है सेक्शन 475। सेक्शन 475 क्या कहती है कि सेक्शन 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी के उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा की कूटकृति बनाना या फिर कब्जे में रखना। मतलब सेक्शन 467 इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 466 और सेक्शन 467 को बड़े अच्छे से याद कर लेना कि सेक्शन 466 में क्या बताया गया है कि कोई भी न्यायालय का अभिलेख है या फिर लोक रजिस्टर है, और सेक्शन 467 के अंदर बताया गया है मूल्यवान प्रतिभूति है। तो ये दोनों चीजें हैं, तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान में आनी चाहिए कि सेक्शन 467 है, क्योंकि इसके जो आगे जो भी सेक्शन आ रही है सेक्शन 477 तक क्या है कि इनके अंदर इन दोनों सेक्शनों का ही साथ में नाम इस्तेमाल हो रहा है, वैसे पूरा का पूरा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान में जरूर कर लेना। तो अगर 467 में मतलब क्या है मूल्यवान प्रतिभूति है, उसकी क्या है अधिप्रमाणितकरण के लिए जो भी स्टैंप वगैरह तैयार की जाती है उसको या तो उसकी कूटकृति बना रहा है कोई या फिर उसको अपने कब्जे में रख रहा है, तो सेक्शन 475 लगेगी। इसके अंदर आजीवन कारावास और दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 साल तक हो सकता है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब है सेक्शन 476। सेक्शन 476 कहती है अन्यथा, मतलब ये जो सेक्शन है 475 हो गई, मतलब 467 सेक्शन को छोड़कर इससे अलग जो भी सेक्शन बच गई, इन सारी सेक्शनों में वर्णित जो भी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को तैयार करने, उनका जो अधिप्रमाणीकरण है मतलब उनकी ऑथेंटिसिटी के लिए जो मुद्रा का उपयोग किया जाता है, जिस स्टैंप वगैरह का उपयोग किया जाता है, उसको बनाएगा, उसकी कूटकृति को बनाएगा या फिर उसको अपने कब्जे में रखेगा, तो सेक्शन 476 लगेगी, जिसके अंदर क्या है 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब लेते हैं हम सेक्शन अगली, सेक्शन 477। सेक्शन 477। सेक्शन 477 क्या कहती है कि विल, दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या फिर कोई मूल्यवान प्रतिभूति को कपट पूर्वक रद्द या फिर नष्ट करना। मतलब इसके अंदर क्या है कि कोई व्यक्ति है वो इस आशय से कि उससे किसी व्यक्ति को या फिर किसी लोग को, मतलब इसके पूरी पब्लिक को या किसी व्यक्ति को इसका नुकसान हो, उस नुकसान करने के आशय से क्या है कि ये जो चीज बताई गई है
विल, दत्तक ग्रहण पुत्र या मूल्यवान प्रतिभूति, इनको क्या है उसे छिपा देगा या फिर उसे नष्ट कर देगा या फिर उसे बिगाड़ देगा, ऐसे मतलब उसे किसी भी प्रकार का काम करेगा तो वो सेक्शन 477 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है या फिर अप टू 7 ईयर्स और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 477 सेक्शन 477 क्या कहती है कि लेखा का मिथ्याकरण, मतलब इसके अंदर क्या है कि लेखा का मिथ्याकरण में क्या आता है, अमूमन क्या आता है कि लोक सेवक आते हैं या कोई लोक सेवक है या फिर लोक सेवक के नाते से उसे नियुक्त किया गया है, उसका काम है कि वो जो है काम वो एक्यूरेट करे, उसके बावजूद वो व्यक्ति क्या है कि ऐसा नहीं करता है, किसी भी प्रकार का जो लेखा से संबंधित जो भी काम है उसके अंदर कुछ गड़बड़ी करता है या फिर कोई मूल्यवान प्रतिभूति है उसमें उसे विरूपित करता है, नष्ट करता है या उस पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रेरण करता है, तो भी वो क्या है इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा। इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो अपना जो ये चैप्टर है सेक्शन 463 से लेकर 477 तक ये भी करेंगे। आगे दूसरे वाला है जो संपत्ति से संबंधित है, अपने संपत्ति चिन्हों से संबंधित 479 से लेकर के 489 तक का है, वो अगला हम चैप्टर करेंगे। अब इसको क्या है कि थोड़ा सा एक बार रिपीट मारना इसको जरूरी है, क्योंकि कई जो सेक्शन है इसमें ऐसा लग रहा है कि वो सेम ही सेक्शन आ रही है, थोड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, तो इसे थोड़ा सा रिपीट कर ले। इसमें क्या है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सेक्शन 463 पढ़ी थी। सेक्शन 463 के अंदर हमने पढ़ा कूट रचना की परिभाषा, आपने पढ़ी कि कूट रचना क्या है। उसके बाद हमने सेक्शन जो 464 पढ़ी उसके अंदर परिभाषा दी गई कि मिथ्या दस्तावेज, झूठा दस्तावेज क्या है उसकी परिभाषा दी गई थी, जो कि हमने उसको पढ़ लिया। उसके बाद सबसे इसमें क्या है कि दंड सबसे शुरू हुआ, तो सबसे पहले सेक्शन 465 थी जिसके अंदर कूट रचना का दंड दिया गया था। वो क्या कब अप्लाई हो रहा था, मतलब कूट रचना करते के साथ ही एप्लीकेबल हो जाएगा, जरूरी नहीं उससे कोई और कार्य किया गया। उसके बाद जो डिफाइन इसको अलग अलग तरीके से किया गया कि किस चीज से संबंधित कूट रचना की गई, तो अलग अलग दंड मिला गया। तो सबसे पहले हमने सेक्शन 466 देखी थी, 467 देखी थी। तो सेक्शन 466 के अंदर हमने क्या देखा था, कोई न्यायालय का अभिलेख है या फिर कोई लोक रजिस्टर है, इसकी अगर कोई कूट रचना करेगा तो 66 सेक्शन लगेगी। उसके बाद सेक्शन 467 थी। 467 में क्या है कि मूल्यवान प्रतिभूति इत्यादि की या उसका मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में उपयोग होने वाली कोई चीज है, उसको क्या है कि अगर कोई कूट रचना करेगा तो वो सेक्शन 467 के अंतर्गत एप्लीकेबल होगा। उसके बाद हमने पढ़ी सेक्शन 468 पढ़ी, उसके बाद में 469 पढ़ी। तो सेक्शन 468 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कोई व्यक्ति छल करने के आशय से अगर किसी प्रकार की अगर कूट रचना करेगा तो वो सेक्शन 468 के अंतर्गत चला जाएगा, और इसके साथ अगर उसने छल कर लिया तो सेक्शन 419-20 है वो भी एप्लीकेबल हो जाती है। इसके बाद 469 में हमने पढ़ा था कि किसी को ख्याति मतलब उसकी रेपुटेशन को हानि पहुंचाने के आशय से व्यक्ति क्या कर रहा है, कूट रचना कर रहा है, तो वो सेक्शन 469 के अंतर्गत आएगा। अगली सेक्शन थी 470। सेक्शन 470 में हमने पढ़ा था कि कूट रचित क्या है, कूट रचित की हमने परिभाषा पढ़ ली। अगर कोई व्यक्ति अगर कूट रचित है क्या, जैसे कि जो कूट रचना जिसकी थोड़ी बहुत करी गई है वो भी कूट रचित के अंतर्गत आ गया। सेक्शन 471 में क्या पढ़ा था, जो कूट रचित जो भी डॉक्यूमेंट है उसको क्या पढ़ा, वो क्या है उस भी डॉक्यूमेंट को क्या असली के रूप में अगर प्रयोग लेगा तो सेक्शन 477 एप्लीकेबल होती है। अब जो सेक्शन हमने पढ़ी थी, जो सेक्शन 472 है, 473 है, सेक्शन 474 है, इसके अंदर क्या है कि इससे जो संबंधित जो सामान की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो चीजें कूट रचना करने के लिए जो है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 472 में हमने पढ़ा था कि जो सेक्शन 467 वाला जो भी आइटम है उसकी जो कूट रचना करने के लिए जो भी आइटम चाहिए उसकी अगर कोई कूट रचना करता है तो सेक्शन 472 लगती है, और 66 से मतलब 67 से अलग जो भी मामला आ जाएगा वो सेक्शन 472 के अंतर्गत है, इसमें सेक्शन 473 के अंदर चला जाएगा, इससे अलग जो भी मामला बच जाएगा। अब सेक्शन 474 में हमने क्या पढ़ा कि इसको जो ये सामान है ये तैयार कर लिया गया, कूट रचित कर लिया, उसके बाद भी वो उस व्यक्ति को कब्जे में, उस सामान को कब्जे में किस लिए रखा हुआ है कि उसको असली के रूप में उसे प्रयोग लेना है। इसकी भी अलग अलग सजा पड़ी थी कि 467 वाला है तो अलग सजा है, 66 वाला है तो अलग सजा है। अब हमने पढ़ी थी सेक्शन 475 और सेक्शन 476। तो सेक्शन 475 और 476 में क्या देखा कि 475 के अंदर वही सेक्शन 467 वाला मामला है। इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिसिटी करने के लिए जो मुद्रा की जरूरत पड़ती है उसको, उस मुद्रा को कूटकृत बनाना या फिर कब्जे में रखना सेक्शन 475 के अंदर अपराध था। इससे अलग जो मामला बच गया वो सेक्शन 476 के अंदर चला जाता है। इसके बाद दो सेक्शन हो रही, सेक्शन 477 और 477A। तो 477 के अंतर्गत क्या बताया गया कि कोई जैसे कि विल है या फिर दत्तक ग्रहण जो प्राधिकार पत्र है या कोई मूल्यवान प्रतिभूति है, इसको किसी व्यक्ति को क्षति करने के आशय से क्या है उसको नष्ट कर देता है, विरूपित कर देता है, छिपाता है, ऐसा काम करता है तो सेक्शन 477 लगती है। और जो कोई मिथ्या का मतलब मिथ्या जो अकाउंट के अंदर
मिथ्या करता है वो काम, जैसे कि लोक सेवक वाला संबंधित है, तो वो अगर अकाउंट्स के अंदर कुछ गड़बड़ी करता है, जैसे कि मूल्यवान प्रतिभूति में इधर उधर करता है या फिर और कुछ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करेगा, उसका दुष्प्रेरण भी करता है, तो वो सेक्शन 477A के अंतर्गत आएगा। तो ये चैप्टर अपना 463 से लेकर 477 तक यही था। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आ गया होगा।